हेलो फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म प्लांट की एनाटॉमी के अंतर्गत इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल डाइकोट स्टेम। इससे पहले हम दो पार्ट्स की एनाटॉमी कर चुके हैं, जिनमें बेसिकली मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट और एक हमने किया था मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी। क्योंकि मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल डाइकोट स्टेम। तो यहाँ पर आप काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ देखेंगे जो पिछले वीडियो में आपने स्टडी की थी एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम की, लेकिन कुछ पॉइंट्स में ये डिफ़र करेगा उस पार्ट से। तो यहाँ पर आप जब इनकी एक एक पार्ट की स्टडी करेंगे तो उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखते चलें कि पिछला जो मोनोकोट स्टेम था उसके लक्षणों में कहाँ समानता और कहाँ इसमें असमानता पाई जा रही है, ताकि आप इसको ठीक से समझ पाएँ। तो यहाँ पर जैसे और में हमने स्टडी की है वैसे ही कुछ विशेष भागों में इसकी स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो मोनोकोट स्टेम लिया था वहाँ पर एक टिपिकल मोनोस्टेम मक्का का लिया था। यहाँ पर भी हम एक पर्टिकुलर स्टेम को लेकर बात कर रहे हैं और यह है हेलियांथस एनस, इसके स्टेम की बात कर रहे हैं। हालांकि इसके इतर मतलब कुछ और प्लांट में लक्षणों में विभिन्नता पाई जा सकती है, लेकिन जो नॉर्मल बातें होती हैं वो सब एक जैसी ही पाई जाती हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो यहाँ पर जो चार भागों में हम इसकी स्टडी करने वाले हैं वो चार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है कॉर्टेक्स, तीसरा है वैस्कुलर बंडल और फाइनली फोर्थ पार्ट है इसका पिथ। मैंने आपको प्रारंभ में ही जब एनाटॉमी डिस्कस हम करना शुरू किए थे तो बताया था कि जो पार्ट्स हैं एनाटॉमी में वो लगभग कहीं ना कहीं मिलते जुलते नजर आएंगे, कुछ में एक दो कम तो कुछ में एक दो ज़्यादा, लेकिन लगभग वही पार्ट मिलते हैं। तो इसमें जिन पार्ट्स में हम इसकी एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं वो ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर बंडल और पिथ, इन भागों में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस है और मोनोकोट स्टेम की एपिडर्मिस है इसमें लगभग समानता ही मिलती है, अर्थात ये स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसकी सेल्स के ऊपर भी क्यूटिकल की सुविकसित मोटी परत पाई जाती है। कुछ सेल्स से बहुकोशिकीय स्टेम हेयर्स का विकास होता है, अर्थात जो एपिडर्मल सेल्स हैं उन वही कुछ सेल्स निर्माण करती हैं स्टेम हेयर्स का। इसके साथ साथ सेल्स के बीच बीच में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, जिससे यह परत कंटिन्यू ना रहकर ब्रोकन नजर आती है। तो ये चार पॉइंट जो इसमें आपको नजर आ रहे हैं, 4 से 5 पॉइंट, वो लगभग वैसे ही हैं जैसे आपने मोनोकोट स्टेम में किए थे। और आपको ये चारों के पॉइंट, पांचों के पॉइंट याद भी आ रहे होंगे अगर आपने पिछला जो वीडियो है वो ठीक से देखा होगा। तो पहला पार्ट स्टेम की या डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी में हुआ एपिडर्मिस। यहाँ पर इस डायग्राम में आप सेलुलर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जो जो सारे पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप अभी जो हमने पार्ट डिस्कस किया है एपिडर्मिस वो बहुत क्लियर आपको नजर आ रहा है। सिंगल लेयर है सेल्स की, इसके ऊपर क्यूटिकल भी आपको नजर आ रही है, हेयर्स नज़र आ रहे हैं और हेयर्स की जो विशेषता है वो आपको साफ दिख रही है कि वो हेयर्स मल्टी सेलुलर हैं। डायग्राम को देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसके जो हेयर्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा भी जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके सेल की स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट, शेप, साइज बहुत क्लियर आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है। जैसे पिछले में मैंने आपको कहा था कि एक बार हम सारे पार्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर जब आप पूरे पार्ट्स को क्लियर कॉन्सेप्ट तो आपके हो जाएंगे, वापस से आप डायग्राम पर आइए तो आप डायग्राम देखकर ही सारे पार्ट्स को आसानी से डिस्क्राइब कर पाएंगे। इस प्रकार से दूसरा इसका भाग हम लेते हैं अभी कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे का भाग कॉर्टेक्स का होता है। देखिए जब हमने मोनोकोट स्टेम किया था वहाँ पर कॉर्टेक्स जैसा कोई भाग नहीं था। तो अभी डाइकोट स्टेम की जब एनाटॉमी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दूसरा भाग आपने देखा है वो है कॉर्टेक्स, और ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे का भाग है। यह है 3 परतों से मिलकर लगभग बना हुआ होता है। इसकी कुछ बाहरी परतें होती हैं वो कॉलन काइमेटस होती हैं, यानी स्थूल कोण तक की बनी होती हैं। जो मध्य में कुछ परतें पाई जाती हैं वो पैरन काइमेटस यानी मृदु तक की बनी होती हैं, और इसकी अंतिम सबसे भीतरी एक स्तरीय परत एंडोडर्मिस होती है। तो इस प्रकार से लगभग जो कॉर्टेक्स होता है डाइकोट स्टेम्स में वो विभेदित होता है, डिफ्रेंशिएट होता है अलग अलग पार्ट्स में ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे ऊपर का जो हमने आपको भाग बताया था वो था कॉलन काइमेटस रीजन, जो कि
3 से 6 स्तरीय होता है। इसकी जो सेल्स हैं उनके किनारों पर पैक्टिन और सेलुलोज का थिकनिंग पाई जाती है, जमा पाया जाता है, जिससे इन सेल्स की भित्तियां मोटी हो जाती हैं। ये जो मोटी भित्तियों युक्त सेल्स की परत है जिस पर लिग्निन और पैक्टिन और सेलुलोज का जमाव पाया जाता है, ये बेसिकली कॉलनकाइमा की लेयर है जो 3 से 6 लेयर्ड हो सकती है। इसके जस्ट नीचे कुछ परतें थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स की होती हैं, जिनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं, और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स की बना हुआ भाग होता है जो कि कॉर्टेक्स का मध्य भाग होता है। इसके अलावा जो अगला इसका तीसरा भाग होता है कॉर्टेक्स का, वो मैंने आपको बताया था, इनर मोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स की होती है वो सिंगल लेयर होती है और इसको एंडोडर्मिस कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं, जैसे कि हर बार मैं बताता आ रहा हूँ, बैरल शेप यानी ढोलकाकार कोशिकाओं से भी ये बनी परत होती है, और इसकी सेल्स में भी, जो कि एंडोडर्मल सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही कह सकते हैं आप, वो है प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो इसकी सेल्स में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं और साथ में इसमें स्टार्च ग्रेन्स भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा भाग हुआ इसका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे का जो अगला रीजन है वो है पेरिसाइकिल, मींस जो एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस सिंगल लेयर जिसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, उसके जस्ट नीचे की जो परत होती है वो होती है पेरिसाइकिल। और ये जो पेरिसाइकिल है डाइकॉट स्टेम में, वो विशेष तौर पर 2 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि डाइकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल होता है वो 2 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है, क्योंकि आपको पता है पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे का रीजन वैस्कुलर बंडल्स कहा जाएगा। वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, तो उस आधार पर फ्लोएम के ऊपर की जो पेरिसाइकिल की सेल होती हैं वो तो स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं, और जो उनके बीच बीच की जो सेल्स होती हैं वो पैरेनकाइमेटस होती हैं। इस प्रकार से पेरिसाइकिल में बेसिकली 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जस्ट फ्लोएम के ऊपर वाली सेल्स जो होती हैं वो तो स्क्लेरेनकाइमेटस यानी दृढ़ोतक की होती हैं, और बाकी जो बीच बीच की जो सेल्स होती हैं वो पैरेनकाइमेटस यानी मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी होती हैं। इस प्रकार से ये जो दूसरा रीजन हुआ वो हुआ आपका पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे का जो रीजन होगा वो पहले की तरह ही जो और पार्ट्स में आपने डिस्कस किया है वो है इसका और एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, वो है वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स की कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि ये कई विशेषताएं मोनोकॉट स्टेम्स के साथ सिमिलर हैं, और कुछ हो सकता है आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनमें डिफरेंस भी है। तो पहला ही पॉइंट आप देख रहे हैं कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं डाइकॉट स्टेम में वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क होते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो ठीक से देखा है, मैंने आइडेंटिफिकेशन में ये सारे पॉइंट आपको बहुत स्पष्ट किए थे। कॉन्जॉइंट का क्या मतलब होता है, कोलेटरल का क्या मतलब होता है, ओपन का क्या मतलब होता है और एंडार्क का क्या मतलब होता है। यहाँ पर एक पॉइंट उससे डिफर है, ओपन वाला। पहला जो मोनोकॉट स्टेम था वहाँ पर क्लोज टाइप के वैस्कुलर बंडल्स थे, मींस उनमें कैम्बियम एब्सेंट थी, लेकिन यहाँ पर ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कैम्बियम पाई जाती है। किन के बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। यहाँ पर दूसरा पॉइंट में आप स्पष्ट वही बात देख रहे हैं कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं। उधर आपने देखा था कि स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, कोई निश्चित अरेंजमेंट में नहीं होते। यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं, और साथ में इन फ्लोएम, जाइलम और कैम्बियम 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। वहाँ पर केवल 2 भागों से, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर 3 भागों से, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। तो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इसका अलग एक फीचर है जो इसको मोनोकॉट से डिफर सेपरेट करता है, और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी। जो डाइकॉट स्टेम होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। अब जो 2 भाग हैं इसके, एक है फ्लोएम और दूसरा जाइलम, उनके बारे में जो एक एक 2 मेन बातें हैं वो आप देखिए। पहले बात करते हैं फ्लोएम की। तो जो फ्लोएम होता है वो चालनी नलिका, सहकोशिका और फ्लोएम मृदुतक से मिलकर बना होता है। 3 प्रकार के सेल से बना होता है, उधर भी ऐसा ही था। सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेनकाइमा, इन तीनों से मिलकर
फ्लोएम बना होता है। यहाँ पर जो इसकी सीप ट्यूब्स होती हैं, चालनी जो नलिकाएं होती हैं, वो सक्रिय होती हैं और बिल्कुल जो कंपेनियन सेल्स हैं उनसे सटी हुई पाई जाती है, उनसे एसोसिएटेड होती हैं। तो यहाँ पर इसकी एक चालनी नलिकाओं के साथ जो बात कही गई है कि चालनी नलिकाएं सक्रिय होती हैं, नैरो होती हैं और ये एसोसिएट होती हैं कंपेनियन सेल्स के साथ। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के बीच पतली भित्ति युक्त तथा आयताकार कोशिकाओं से बनी कैम्बियम भी पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी जो आयताकार कोशिकाएं होती हैं उनसे बनी हुई कैम्बियम भी पाई जाती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हुई फ्लोएम के बारे में। इसके बाद जो दूसरा भाग है वेस्कुलर बंडल में वो होता है जाइलम। जाइलम किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? सबसे पहले वही बताया गया है इसमें। जो जाइलम होता है वो वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम मृदुतक चारों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये बहुत यहाँ पर स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि डाइकॉट स्टेम का जाइलम वेल डेवलप होता है, क्योंकि अभी तक ये चारों प्रकार की कोशिकाएं किसी भी पार्ट में आपने नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पर जाइलम में वो चारों प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो एक विकसित जाइलम में होनी चाहिए। मीन्स बाहिकाएं, बाहिनिकाएं, जाइलम रेसे और जाइलम मृदुतक, यही चार भाग होते हैं और ये चारों भाग इसमें पाए जाते हैं। जो बड़ी वेसल्स होती हैं वो मेटाजाइलम को और जो छोटी वेसल्स होती हैं वो प्रोटोजाइलम को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब वेसल्स यहाँ पर दो प्रकार की हैं, एक आकार में बड़ी और दूसरी आकार में छोटी। जो बड़ी हैं वो मेटाजाइलम को और जो छोटी हैं वो प्रोटोजाइलम को रिप्रेजेंट करती हैं। जो मेटाजाइलम होता है और प्रोटोजाइलम होता है उसमें एक डिफरेंस तो आपका आ गया ये वेसल्स का, और दूसरा डिफरेंस आता है थिकनिंग का। तो उस आधार पर जो मेटाजाइलम है वो रेटिकुलेटेड वेसल्स से बना होता है, जबकि प्रोटोजाइलम स्पाइरल वेसल से मिलकर बना होता है। ये जो रेटिकुलेटेड और स्पाइरल दो टर्म दी गई हैं वो इसकी थिकनिंग के आधार पर ही दी गई हैं। तो यहाँ पर आप प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंस कर सकते हैं। दो पॉइंट के आधार पर डिफरेंस किया गया है। एक तो शेप ऑफ बेसल्स, दोनों के बेसल्स में अंतर होता है और दोनों के अंदर जो थिकनिंग पाई जाती है उसमें अंतर होता है। मेटाजाइलम में रेटिकुलेटेड बेसल्स होती हैं जबकि प्रोटोजाइलम में स्पाइरल बेसल्स होती हैं। इसके अलावा जो ट्रैकिड्स होती हैं वो मोटी भित्तियुक्त कोशिकाएं हैं तथा मेटाजाइलम से घिरी रहती हैं। ट्रैकिड्स जो दूसरा भाग है जाइलम का, ये थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं और मेटाजाइलम से चारों ओर से घिरी रहती हैं। साथ में जो अगला भाग है, यानी चारों भागों के बारे में एक पॉइंट बताया गया है। अगला भाग है जाइलम रेसे यानी जाइलम फाइबर्स। ये लिग्निन के जमाव के कारण मोटी भित्तियुक्त होते हैं, अर्थात जो जाइलम फाइबर्स होते हैं उनमें लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है, इससे ये थिक वॉल्ड नजर आते हैं। और जो फाइनली जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बना होता है। तो इस प्रकार से वेस्कुलर बंडल यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम से काफ़ी कुछ डिफरेंट है। जब आप दोनों में डिफरेंस करेंगे तो मैक्सिमम डिफरेंस जो आप देखेंगे वो वेस्कुलर बंडल्स में ही देखेंगे। तो ये हुआ इसका अगला भाग जो था मेन भाग वेस्कुलर बंडल। और फाइनली जो इसका अंतिम भाग है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो है पिथ। आप देखेंगे लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ है, अ वेल डेवलप्ड पिथ इज प्रेजेंट इन द सेंटर। जो केंद्रीय भाग होता है डाइकॉट स्टेम का, वो सुविकसित मज्जा से बना होता है। इसकी कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस होती हैं और आकृति में बहुकोणीय होती हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय सुविकसित मज्जा पाई जाती है डाइकॉट स्टेम में, जिसकी कोशिकाएं पॉलीगोनल होती हैं शेप में। तो ये हुए डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी के प्रमुख भाग। एक एक भाग जब आप देख रहे हैं तो मैंने आपको कहा है कि ऐसी कंडीशन में जब एक स्टेम हम कर चुके हैं मोनोकॉट का, दूसरा स्टेम हमने किया है डाइकॉट का, तो हर एक पार्ट जब आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में इससे पहले वाला मोनोकॉट स्टेम रहना चाहिए, ताकि आप साथ के साथ उसको कंपेयर कर पाएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज़ क्या है। तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी है। जब ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो इसके बाद फिर मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पर काम दे रहा हूँ। आप एक टेबल बनाइए, दोनों में पहले तो आप सिमिलरिटीज़ लिखिए, वो तो विदाउट टेबल लिखेंगे कि दोनों में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं, और फिर एक टेबल बना के दोनों में डिफरेंस कीजिए कि दोनों में मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी और डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं।
तो आप जब ये कर पाएंगे तो आपके दिमाग में दोनों एकदम क्लियर हो जाएंगे। फाइनली आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको, तो वही जैसे मैंने आपको मोनोकॉट स्टेम में बताया था, कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर आप ये आइडेंटिफाई करवाते हैं कि दिया गया मटेरियल डाइकॉट स्टेम है कि मोनोकॉट स्टेम। यहाँ पर पहला पॉइंट देख रहे हैं आप, प्रेजेंस ऑफ बेसल्स इन जाइलम। जाइलम में बेसल्स की प्रेजेंस स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन एंड एंड आर्क। यहाँ पर ये प्रमुख बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी, सबका मतलब आपको पता है इनका क्या मतलब होता है। साथ में प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, इसी की वजह से जो डाइकॉट स्टेम है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। दूसरा है वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। पिछले में आपने देखा था कि वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, अनियमित रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक रिंग में अरेंज होते हैं। साथ में वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स होता है वो वेल डिफरेंशिएट होता है, जबकि मोनोकॉट में आपने देखा था ग्राउंड टिश्यू करके एक पार्ट था, वहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, वहाँ पर कोई कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस ऐसा कोई भाग आपने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर जो कॉर्टेक्स होता है वो एकदम वेल डिफरेंशिएटेड होता है और साथ में वेल डेवलप्ड पिथ पाया जाता है, ये उधर नहीं था। वहाँ पर आपने देखा था कि उतना वेल डेवलप पिथ नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप पिथ ये भी इसका एक प्रमुख लक्षण कहा जा सकता है। तो ऐसे मुख्य बिंदु ये हैं जिनके आधार पर आप ये आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं कि इसमें से कौन सा मोनोकॉट स्टेम है और कौन सा डाइकॉट स्टेम, या अगर आपको ये कह दिया जाए कि रूट कौन सा है और स्टेम कौन सा है, तो भी आप कुछ लक्षणों के आधार पर उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और एक स्पेशल पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ है, पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिमिलर पैचेस ऑफ स्क्लेरोकाइमा आउटसाइड द फ्लोएम। यहाँ पर फ्लोएम के बाहर की ओर अलग अलग पैचेज के रूप में पेरिसाइकिल पाई जाती है। पेरिसाइकिल कंटिन्यूअस एक ही प्रकार की सेल्स की नहीं बनी होती है, मैंने आपको बताया था, उसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। फ्लोएम के बाहर वाली सेल्स होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं, जबकि जो दूसरी वाली जो सेल्स होती हैं वो पैरेनकाइमेटस होती हैं। तो इस प्रकार की इस प्रकार से दो प्रकार की सेल से बना हुआ पेरिसाइकिल इसका एक स्पेशल पॉइंट कहा जा सकता है, जिसके आधार पर आप इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि दिया गया जो मटेरियल है वो डाइकॉट स्टेम है। तो इन विशेषताओं के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर आप आराम से इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं दूसरे पार्ट से। तो इस पूरे वीडियो में हमने जो मेन पार्ट्स होते हैं एंजियोस्पर्म डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी में वो डिस्कस किए हैं। अब आप को मैंने जो काम दिया है आप उसे करेंगे, दोनों वीडियोस को ठीक से देखेंगे और दोनों में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को नोट करेंगे, तो ये आप बहुत क्लियरली आपके समझ में आएगा। थैंक यू।